तो ये हमारा पी बार है, ये क्यू बार है, और अभी हम कह रहे हैं कि देखो एक काम करते हैं, इन दोनों की एडिशन ये आर बार रिप्रेजेंट करता है, और ऑब्वियसली ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। पी बार और क्यू बार के बीच का एंगल है थीटा, और हमें पता है पैरेललोग्राम लॉ से इनकी एडिशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायगोनल। इनको थोड़े से नाम दे देते हैं, दिस इज ओ क्यू पी आर। अब मैं थोड़ी एक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करता हूँ। क्या करेंगे हम, ये जो हमारा ओ क्यू लाइन है दैट इज क्यू बार, इसको आगे लेकर जाते हैं और इस आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री का रहेगा। अब देखो ये पैरेललोग्राम है, ये P है तो ये भी साइड P रहेगी। ये साइड्स एक दूसरे को पैरेलल है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा रहना चाहिए। हाँ सर ये भी सही है। ओके, सो अब देखो इस पॉइंट को नाम देते हैं M। RM is perpendicular to line OQ। ठीक है, क्या यहाँ पर हम हमारे पाइथागोरस को थोड़ा सा याद कर सकते हैं क्या? इन ट्रायंगल ORM, क्या यहाँ पर पाइथागोरस को याद कर सकते हैं क्या? क्या कहेगा पाइथागोरस का थ्योरम? पाइथागोरस का थ्योरम कहेगा OR स्क्वायर, बढ़िया बताओ, इक्वल टू RM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर OM स्क्वायर। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या मैं OM को कुछ लिख सकता हूँ क्या? OQ प्लस QM। OQ प्लस QM। ओके, बहुत बढ़िया। RM स्क्वायर OQ प्लस QM स्क्वायर, OQ प्लस QM। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो पहले एक ट्रायंगल को अपन कंसीडर कर लेते हैं, ट्रायंगल RQM। ध्यान में आया क्या RQM कौन सा है? ये वाला यस सर। RQM। यहाँ पर क्या मैं RM को ओके यहाँ पर साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या? देखो तो साइन थीटा क्या आएगा यहाँ पर? अपोजिट RM अपॉन RQ। RQ, सही है। सो क्या मैं RM यस को सर। RQ साइन थीटा लिखूं? और RQ यस को सर। क्या मैं P साइन थीटा लिखूं? बिकॉज OP अगर P है, RQ उसके अपोजिट साइड है, तो ये भी P रहेगी, और इसलिए RM हो जाएगा P साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली यही ट्रायंगल में RQM में क्या मैं cos थीटा लिख सकता हूँ क्या? क्या आ जाएगा यहाँ पर cos थीटा? QM अपॉन RQ। सो देयरफॉर QM क्या हो जाएगा? RQ cos थीटा। बट RQ मतलब कौन है? P cos थीटा। P। ठीक है, अब देखो पर यहाँ पर मैं कुछ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्या? RM के जगह क्या लिख सकता हूँ? P sin थीटा। P sin थीटा का स्क्वायर। OQ को कुछ लिख सकता हूँ? P cos थीटा। OQ
ये ओ क्यू को, ओ क्यू मतलब तो क्यू हो जाएगा, ये क्यू वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड है ओ क्यू मतलब, इसलिए क्यू, और क्यू एम को लिखा P पी cos कॉस theta. इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हें अगर एक्सपांड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स पी क्यू कॉस थीटा। सही लिखा है क्या बताओ? Yes, sir. Yes, sir. पी साइन थीटा का स्क्वायर, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा Yes, sir. स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स ए बी, 2 पी क्यू कॉस थीटा। अब इसमें से कुछ कॉमन निकलता है? Yes, sir. Yes, sir. P square ब्रैकेट में क्या बचा? sin square प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी क्यू कॉस थीटा। बेटा जवाब दे दो बेटा नहीं ओ आर स्क्वायर मतलब क्या है? ये तो आर का स्क्वायर है, ठीक है। अरे 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 अरे, सो ये आ जाएगा आर स्क्वायर, ओ आर स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 1 1। 1. सो ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। दैट इज, सिर्फ आर अगर चाहिए होगा तो आप लिखोगे अंडर रूट P ऑफ plus Q. पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। और ये हमारे बहुत बहुत काम का रिलेशन है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ ठीक है, क्या बन गया हमारा रिलेशन? हमारा रिलेशन बन गया है आर विच इज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर पी क्यू, it will be under root of p square plus q square plus 2pq cos theta। मतलब p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p into q into cos of theta, where theta is angle between p and q। so देखो अभी जो हम कह रहे थे, अगर हमें दो वेक्टर्स पता है p एंड q और उनके बीच का एंगल अगर पता है थीटा, तो आप उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। ठीक है, सो अब हमने एक शिफ्ट कर लिया, अभी हमें डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दो वेक्टर्स पता है p वेक्टर q वेक्टर, उनके बीच का एंगल और उनका मैग्नीट्यूड पता है, वेक्टर पता है मतलब ऑब्वियसली उनका मैग्नीट्यूड पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो आप उनका कंबाइंड इफेक्ट, आप उनका रिजल्टेंट इफेक्ट आराम से निकाल सकते हो विद दिस रिलेशन r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। आएगा क्या ध्यान में? yes sir पक्का? यस सर। चलो फटाक से लिख लो, फिर हमें और एक स्टेप आगे जाना है। तो देखो अगर लिखकर हो गया तो अभी एक सवाल हमारे मन में आना चाहिए था, सर ये तो ठीक है, ऐसे दो वेक्टर्स हैं P और Q और इनके बीच का एंगल हमें पता है थीटा, तो इनका रिजल्टेंट हमने निकाल लिया। क्या निकाला रिजल्टेंट? R इक्वल टू
p स्क्वायर अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, प्लस 2pq cos थीटा। बहुत बढ़िया। पर ये r को मैं निकालू कहाँ पर अभी? ये r ऐसे आएगा या ये r इधर आएगा? कुछ तो पता चाहिए ना हमें r कहाँ पर रहेगा। ठीक है, ध्यान में आ रहा है क्या दिक्कत आ गई? r का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, r की डायरेक्शन क्या रहेगी, कौन से डायरेक्शन में निकालू r को मैं? तो इसलिए इस r की डायरेक्शन निकालना भी, इस r ने p और q के साथ क्या एंगल बनाया है ये निकालना भी जरूरी है। तो देखो हम क्या करते हैं, बस हम वैसे ही फिर से कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या जरूरत, क्या रिक्वायरमेंट है अभी हमारी? हमें चाहिए ये r जो वेक्टर है हमारा, इस r ने क्या एंगल बनाया है, सो दैट हम r की पोजीशन ठीक से निकाल पाएंगे। ओके, p q r, ये हमारा है p बार, दिस इज q बार, दिस इज r बार, o p q r, इसको हमने n नाम दिया था और इसको नाम देते हैं n। ठीक है, और देखो अगर ये बड़ा एंगल थीटा है तो इस ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब देखो मैं P और R इनके बीच के एंगल को अल्फा कहता हूँ। P और R इनके बीच का एंगल है अल्फा, और Q और R इनके बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल बीटा। ठीक है, सो देखो अगर ये एंगल अल्फा है तो क्या ये भी एंगल अल्फा रहेगा? यस सर। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स। बहुत बढ़िया, अल्टरनेट एंगल्स है, ये भी अल्फा रहेगा। ठीक है, और ये एंगल बीटा है तो, और ठीक है ये एंगल अल्फा रहेगा, इतना पक्का से ध्यान में आ गया। अब देखो पहली बार मैं दो ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ। इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल? तो एक ये वाला ट्रायंगल है, आर क्यू एम, और दूसरा ट्रायंगल है ये बड़ा वाला। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल आर क्यू एम एंड ट्रायंगल ओ आर एम। ठीक है, क्या यहाँ पर आर क्यू एम में मैं साइन थीटा को लिख सकता हूँ क्या? देखो क्या आता है साइन थीटा? RM अपॉन RQ। RM अपन R आर एम अपॉन आर क्यू। ठीक है, और इन ओ आर एम क्या मैं साइन बीटा लिख सकता हूँ क्या? RM अपॉन RO। आर एम अपॉन आर ओ। ठीक है, सो इसका मतलब क्या ऐसा हो जाएगा क्या? आर क्यू मतलब क्या है? पी, पी साइन थीटा
इक्वल टू आर एम, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर ओ मतलब कौन है, आर साइन बीटा R इक्वल टू आर एम। अगर आर एच एस सेम है तो एल एच एस सेम रहेगी क्या, आर yes एम sir. इक्वल टू पी साइन थीटा, आर एम इक्वल टू आर साइन बीटा, देयरफॉर वी कैन राइट R sin beta. पी साइन थीटा इक्वल टू आर साइन बीटा। इसे ही हम लिख सकते हैं पी अपॉन साइन बीटा इक्वल R टू, upon R upon sin theta. बहुत बढ़िया, ये मेरा पहला रिलेशन। अब ऐसा ही क्या मैं और दो ट्रायंगल के बारे में लिखूं, देखो अब कौन से ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, इस रिलेशन की अभी हमें जरूरत नहीं है। ऑल्सो इन ट्रायंगल ओ एन क्यू, कौन से दो ट्रायंगल देख रहा हूं, देखो मैं ओ एन क्यू और दूसरा है आर एन क्यू, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल ओ एन क्यू एंड ट्रायंगल R n cube. क्या यहां पर भी मैं साइन बीटा लिख सकता हूं, साइन बीटा क्या आ जाएगा, एन N क्यू cube N upon Q अपॉन upon O Q. O cube. ओ, और यहाँ पर साइन अल्फा क्या आएगा, N N Q cube upon upon R cube. इसका मतलब एन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू, ओ क्यू मतलब क्या है, Q sin beta. और यहाँ पर भी लिखोगे आप एन क्यू इक्वल टू आर क्यू मतलब क्या है। P sin alpha. अब देखो एल एच एस सेम है तो क्या आर एच एस सेम हो जाएगी, Yes. क्यू साइन बीटा इक्वल टू पी P sin साइन alpha. अल्फा, ठीक है। अब देखो क्या मैं इसे ही पी अपॉन साइन बीटा, ये साइन बीटा नीचे आ गया, इक्वल टू क्यू अपॉन साइन अल्फा, ऐसा लिख सकता हूँ। Yes sir. और वन और टू के तरफ जरा देखो तो, फ्रॉम वन एंड टू पी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू क्यू अपॉन साइन अल्फा, पी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा। अगर एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी सेम होनी चाहिए, मतलब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, पी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू क्यू अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू आर R अपॉन, upon sin theta. क्या मिल गया हमें, किसको ढूंढने के लिए निकले थे हम ढूंढने के लिए निकले थे आर को कैसे निकालना, कहाँ निकालना। और अभी हमें पता चल गया अगर आर को निकालना है तो आपको अल्फा या बीटा ये दो एंगल का यूज करना पड़ेगा, वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर और बीटा इज एंगल बिटवीन क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर। सो देखो हमें शुरुआत में क्या पता था, हमें पता था वेक्टर पी वेक्टर क्यू और उनके बीच का एंगल थीटा। क्या हमने आर निकाल लिया था, हाँ सर हमने आर निकाल लिया था। हमारा आर आया था अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। सो हमारे पास पी क्यू और थीटा था,
P, Q और थीटा था, हमने R निकाल लिया। सो अब हमारे पास R, थीटा, P और Q है। कोई भी अल्फा या बीटा अगर निकल गया तो आप R वेक्टर को निकाल सकते हो। ठीक है क्या? Yes, sir. बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसे याद कैसे रखना, तो ऊपर ऊपर 3 वेक्टर्स हैं, P वेक्टर, Q वेक्टर, R वेक्टर। सो ऊपर जो वेक्टर है ना, वो छोड़कर बचे हुए दो जो वेक्टर है उनके बीच का एंगल का साइन नीचे है। सो R छोड़कर कौन बचे? P और Q। P और Q के बीच का एंगल थीटा है, नीचे साइन थीटा है। यहाँ पर कौन सा वेक्टर है? Q। अब Q छोड़कर कौन से दो वेक्टर बचे हैं? P और R। P और R के बीच में एंगल है अल्फा, नीचे साइन अल्फा है। यहाँ पर कौन सा वेक्टर है? P। इसको छोड़कर कौन बचा? Q और R। Q और R के बीच का जो एंगल है बीटा, उसका साइन नीचे है। और अगर आपको P पता है, Q पता है, अल्फा मिल गया, तो आप P के साथ अल्फा एंगल पर R निकाल सकते हो। बीटा मिल गया तो Q के साथ अल्फा बीटा एंगल पर R निकाल सकते हो। सो आप हमारी जो जरूरत थी कि R वेक्टर को कहाँ पर निकालें, वो R वेक्टर की डायरेक्शन हमें अल्फा और बीटा दे देंगे। सही है क्या? तो हमें वेक्टर भी मिल जाएगा और हमें उसकी डायरेक्शन भी मिल जाएगी। ठीक है। अब देखो, ये दोनों निकालते वक्त हमें एनालिसिस और समझने के लिए हमने डायग्राम निकाली, हमें डायग्राम ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की पोजीशन बता सकते हैं। क्या आया है क्या ध्यान में? Yes. Yes, sir. Yes, sir. देखो क्या कहा है, दो वेक्टर्स है, ए बार इक्वल टू 10 न्यूटन, दूसरा है बी बार इक्वल टू 15 न्यूटन, और उनके बीच का एंगल दिया है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकालना है। तो आपको पता है रिजल्टेंट क्या आएगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। तो निकाल लेते हैं। ए का स्क्वायर मतलब 100, बी का स्क्वायर मतलब 225 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 15 इंटू cos 60 1/2। सही है। सो देखो कितना आता है, 100 प्लस 225 325 प्लस 150 225. क्या ये रफली 22 कहूं मैं? चलेगा? Yes, sir. Yes. 22 का स्क्वायर आता है 484, ये उसके आसपास है। ठीक है। सो इस प्रकार से आप फटाक से रिजल्टेंट निकाल सकते हो। चलो अब देखो, एक स्टेप थोड़ा सा यहां से आगे जाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझ लो। हाँ, अभी तक हम क्या कर रहे हैं? अभी तक हम रिजल्टेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। मतलब हमने शुरुआत की, एक वेक्टर है, फिर ऐसे दो वेक्टर अगर साथ में काम करते हैं तो उनका कंबाइंड इफेक्ट जो रहता है उसको एडिशन करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है। सो इस प्रकार से अभी तक हम दो वेक्टर से एक वेक्टर, दो का रिजल्टेंट एक वेक्टर निकालना, इस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं। हमने शायद से बीच में ये भी कहा था
कि आप कोई भी रैंडमली दो वेक्टर्स ले लो, तो इन दोनों की एडिशन विथ सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर ये ए बार है, बी बार है और एक कोई आपके पास तीसरा वेक्टर है, सी बार, तो हमने ये कहा था कि सी बार को हम ए और बी के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर हमने इनको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया था, अल्फा एंड बीटा आर टू स्केलर्स, याद है क्या कैसे किया था? तो देखो हमने कहा था, हमारा कहना इतना ही है कि कोई भी वेक्टर सी, ये कोई भी दो वेक्टर के एडिशन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो हमने कहा था ये ए है, तो देखो एक काम करते हैं, इस बी को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं और ये जो ए है, ए को थोड़ा सा बड़ा करता हूं। सो ये हो गया लगभग 1.2 टाइम्स ऑफ ए बार एंड दिस इज 0.8 टाइम्स ऑफ बी बार। अब ट्रायंगल लॉ हमारा वही कहता है कि ये अगर पहला वेक्टर है, ये दूसरा है, तो पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन उनकी एडिशन रिप्रेजेंट करती है। सो बेसिकली हमने कोई भी दो रैंडम वेक्टर्स लिए ए बार एंड बी बार, और हमने कहा एक तीसरा वेक्टर सी बार कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एडिशन ऑफ ए बार एंड बी बार विथ सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करने कर कर हम सी बार को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो तो बेसिकली इतना ही कहना है कि दो वेक्टर की एडिशन हम एक वेक्टर करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक स्टेप और आगे जाकर कह सकता हूं, क्या क्या इसके अपोजिट भी कर सकते हैं क्या? एक वेक्टर सी बार ये दो वेक्टर की एडिशन है। देखो मैं फिर से मेरा स्टेटमेंट कहता हूं, क्या कहा मैंने शुरुआत में कहा, अभी तक हम प्रोसेस कर रहे थे दोनों वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट निकालकर दोनों वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट निकालना, दैट इज रिजल्टेंट फाइंड आउट करना, और ये हमने ग्राफिकली भी देखा और यहाँ पर भी देख रहे हैं। अब मैं ऐसा कहता हूं कि अगर इस प्रकार से सी बार ये दो वेक्टर की एडिशन है ऐसा मैं कहता हूं, तो क्या मैं अपोजिट डायरेक्शन में या अलग सेंस में ऐसा कहूं क्या कि हर वेक्टर सी बार, हर वेक्टर ये एक्चुअली दो वेक्टर की एडिशन है? अरे सर आप क्या कह रहे हो, हमें नहीं ध्यान में आ रहा है। सो देखो मैं कह रहा हूं मेरा हर वेक्टर, कोई भी वेक्टर ले लो, ये सभी वेक्टर बेसिकली दो वेक्टर की एडिशन है ऐसा मैं कह सकता हूं क्या? हाँ सर ये तो आपने ठीक निकाला है। देखो सही सही है क्या? ये मेरा आर बार, ये ए बार और बी बार ये दो वेक्टर की एडिशन है। ये मेरा आर बार, ये ए बार और बी बार दो वेक्टर की एडिशन है। ट्रायंगल लॉ लगाकर देखो लगे तो, दिस आर बार इज एक्चुअली एडिशन ऑफ ए बार एंड बी बार। ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, दूसरे को पहले के हेड के पास रखो, पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन इनकी एडिशन रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल सही है सर। So each black vector is actually addition of two vectors A bar and B bar. सही है? यस सर। हाँ बोलो। ए बार और बी, आर बार एंड बी बार अगर फर्स्ट एंड सेकंड रहते थे तो फिर ए बार भी हो सकता था ना?
हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारा कहना इतना ही है कि जैसे दो वेक्टर का कंबाइंड रिजल्टेंट इफेक्ट करके एक वेक्टर निकालते हो, तो अभी हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक वेक्टर है आर बार, ठीक है, उस आर बार को मैं बेसिकली दो वेक्टर की एडिशन है इतना ही कह रहा हूं। मेरे पास आर बार है इसलिए मैं कह रहा हूं वो ए बार और बी बार की एडिशन है। फॉर दैट मैटर कोई भी एक वेक्टर ये दो वेक्टर की एडिशन से बना है, बिल्कुल कोई भी वेक्टर, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर कोई तो रैंडम तीन वेक्टर्स निकाले आर बार आर बार आर बार, और उनको ए और बी कोई भी दो वेक्टर हैं, हाँ, उनके एडिशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। सर ऐसे ही दो वेक्टर चाहिए क्या? कोई कंपल्शन नहीं है, ये शायद से ऐसा भी हो सकता था। हाँ सर ये आर बार, अब ये दो नए जो वेक्टर्स है ए बार और बी बार, इनकी एडिशन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। सर ऐसा नहीं, हमें और अलग चाहिए। आप और अलग निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल चलेगा, ठीक है। सो द पॉइंट इज कोई भी वेक्टर आर बार ये दो वेक्टर की एडिशन है ऐसा हम कह सकते हैं। अब ऐसा है तो मुझे और एक चीज बता दो जो शायद से कल आपने मुझे बताई भी थी। ठीक है, क्या आती है इनकी एडिशन? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। ओके बहुत बढ़िया। और नीचे वाले केस में 2 2 न्यूटन। न्यूटन। 2 न्यूटन। कैसे आ गई? सेम डायरेक्शन ऐड कर। सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में बहुत बढ़िया। तो डायरेक्शन। अगर वेक्टर अलोंग सेम लाइन है, मे बी इन सेम डायरेक्शन मे बी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उनकी एडिशन सब्सट्रैक्शन करना हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक है। ओके, अगर ऐसा है तो क्यों ना फिर हमारे जो ये दो वेक्टर्स हमने लिए थे आर बार, ये मेरा वेक्टर है ए बार और ये बी बार है, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि ये ए बार और बी बार ये दो वेक्टर से बने हैं, और जानबूझकर मैं ऐसे वेक्टर्स लेता हूँ जो एक कोई तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेंगे, सो दैट उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हाँ कर सकते हैं। सो जैसे यहाँ पर है दिस ए बार इज एक्चुअली एडिशन ऑफ दिस इज ए एक्स और ए वाई। ए एक्स ए वाई क्यों कहा? क्योंकि ये एक्स और वाई डायरेक्शन के अलोंग है। दिस इज बी एक्स डी वाई। सो बिल्कुल सर यहाँ पर आप कह सकते हो ए बार इज एक्चुअली एडिशन ऑफ ए एक्स प्लस ए वाई, इन दो वेक्टर की एडिशन है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कह सकते हो बी बार इज एडिशन ऑफ बी एक्स प्लस बी वाई, और अब इनकी एडिशन करना मतलब ये एक्स डायरेक्शन के इनको ऐड करना, वाई डायरेक्शन के इनको ऐड करना, तो अब एडिशन सब्सट्रैक्शन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन की एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है, विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये हमें आता है। अगर दोनों वेक्टर सेम लाइन के अलोंग होंगे तो एडिशन सब्सट्रैक्शन हमें आती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो कोई भी एक वेक्टर है ए बार या बी बार, इसको अगर दो वेक्टर के एडिशन के फॉर्म में लिखना है तो जानबूझकर ऐसे वेक्टर चुनते हैं कि दोज वेक्टर्स आर अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन,
ठीक है, और फिर उनको ऐसे एक x डायरेक्शन का वेक्टर और एक दूसरा y डायरेक्शन का वेक्टर इसके फॉर्म में हम लिखते हैं, और फिर x डायरेक्शन के वेक्टर को ऐड करना, y डायरेक्शन के वेक्टर को ऐड करना, ये बहुत आसान हो जाएगा। सो बेसिकली फिर इसके आगे आपको किसी ने पूछा सर व्हाट इज a बार प्लस b बार, तो आप कहोगे ओके ये x डायरेक्शन के जो वेक्टर है ना उनको ऐड कर दो, प्लस y डायरेक्शन के जो वेक्टर है उनको ऐड कर दो, और जो वेक्टर आ जाएगा दैट विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर r बार। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा ध्यान में मैं क्या कह रहा हूँ? Yes. सो बेसिकली अभी तक हम कह रहे थे कि दो वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है। अभी हम कह रहे कोई भी एक वेक्टर ये दो वेक्टर्स के बना है, और फिर हमारे सिंप्लिसिटी के लिए हम उसे दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं, और जानबूझकर ऐसे वेक्टर्स लेते हैं कि एक वेक्टर विल बी अलोंग एक्स डायरेक्शन, दूसरा वेक्टर विल बी अलोंग वाई डायरेक्शन, और फिर यहाँ पर हमारे मदद के लिए यूनिट वेक्टर्स आते हैं। हम क्या कहते हैं? आई कैप, ये यूनिट वेक्टर रहेगा अलोंग एक्स डायरेक्शन। जे कैप, ये यूनिट वेक्टर रहेगा अलोंग वाई डायरेक्शन। सो ये बी एक्स बार जो है, ये बी एक्स बार क्या कह रहा है? ये डायरेक्शन बता रहा है एक्स की, एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप की डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? बी एक्स। सो रादर देन राइटिंग बी एक्स बार आई विल राइट बी एक्स आई कैप। अगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे मुझे लिखना पड़ेगा माइनस बी एक्स आई कैप। ये एक्स है, एक्स बार है, ये क्या बता रहा है? दिस इज वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन आई कैप ने बताई, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए एक्स। इसलिए मैं ए एक्स बार को लिखूंगा ए एक्स आई कैप। ए वाई, ये कौन से डायरेक्शन में है? पॉजिटिव वाई। पॉजिटिव वाई कौन बताता है? जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए वाई। वैसे ही बी वाई को क्या लिखूंगा मैं? बी वाई जे कैप। ठीक है, सो यहाँ पर हमने जो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी वो हमारे काम में आते हैं, और फिर आसान हो जाता है। अब देखो, हाँ एक ही सेकंड, एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? ए एक्स आई कैप। बी एक्स को क्या लिखा है? माइनस बी एक्स आई कैप। सिमिलरली ए वाई को क्या लिखा है? ए वाई जे कैप। बी वाई को लिखा है बी वाई जे कैप। अब देखो डायरेक्शन आई आई है, अब ये सिंपली दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स। ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था, 5 माइनस 3, सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो 5 प्लस 3। तो वैसे ए बार और बी बार को आप सिंपली एक्स डायरेक्शन का उसका पार्ट और वाई डायरेक्शन का उसका पार्ट ऐसे फॉर्म में लिखकर सिंपली ऐड कर सकते हो। ये आ जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर प्लस साइन क्यों है? क्योंकि दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। ठीक है, सो बेसिकली गए 5-7 मिनट में हमने क्या किया? गए 5-7 मिनट में हमने कहा अभी तक जो कर रहे थे, दो वेक्टर का एक वेक्टर निकालना, रिजल्टेंट निकालना, उसके एग्जैक्टली अपोजिट भी एक प्रोसेस होती है विच इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन। और हम एक वेक्टर को दो वेक्टर के एडिशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं।
और जानबूझकर ये दो वेक्टर्स ऐसे लेते हैं कि वन विल बी अलोंग एक्स डायरेक्शन, अनदर विल बी अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन में इसलिए लिया कि वैसे बहुत सारे वेक्टर्स भी आ गए, फिर ए बार, बी बार, सी बार, तो उनकी एडिशन सब्सट्रैक्शन करना हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेक्टर रिजोल्यूशन। दो पार्ट में उनको रिजोल्व करना। ठीक है, सर हाँ बोलो। अपने ax पावर